मैकेनिक्स की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले की क्लास में मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो थोड़ा सा देखना ज़रूर, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते क्या हैं। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, दो निर्देश तंत्र होते हैं। एक में हमें वैल्यू फाइंड आउट हो कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांकों की, तो दूसरे में हम कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं हम, जो संबंध बनाते हैं, तो जो इक्वेशन मिलती है, जो समीकरण मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण। मजे नहीं आए? चलो बना के देखते हैं हम, है ना। देखो, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या P। धीरे धीरे सुनना, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। इस पॉइंट P को हम कहाँ से देख रहे हैं? O से देख रहे हैं। जहाँ से देखते हैं वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, निर्देश तंत्र बन जाता है, जिसमें कितने एक्सिस होंगे हमारे पास? तीन। एक तो एक्स एक्सिस होगा, दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस होगा, और तीसरा कौन सा होता है? जेड एक्सिस होता है। क्लियर है सर? और इसकी पोजीशन बतानी है, स्थिति बतानी है पी की, तो हम एक वेक्टर को यूज में लेते हैं, एक सदिश को यूज में लेते हैं। ये हमने एक वेक्टर से एक सदिश से रिप्रेजेंट कर दिया पी को, ठीक है। ये जो वेक्टर होता है, ये जो सदिश होता है, ये मैंने काम में लिया क्या? आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या बताता है? आर सदिश क्या बताता है? ओ से पी की दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है। साथ में ये बताता है कि ये जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो ओ से पी है। O2 क्या है? पी है। क्लियर है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ये निर्देश तंत्र हमने क्या मान लिया? एस मान लिया। यानी एस से हम किसको देख रहे हैं? पॉइंट पी को, बिंदु पी को देख रहे हैं। और ये क्या है हमारे पास? आर वेक्टर है, जो इसकी पोजीशन या स्थिति को बता रहा है। अब जब भी रूपांतरण समीकरण पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ोगे, कम से कम आपको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने हैं, दो निर्देश तंत्र लेने हैं। मैंने एक पॉइंट और अज्यूम किया, ओ डैश, और यहाँ ओ डैश से हम पॉइंट पी को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो ये हमारा एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, एक और क्या हो गया? निर्देश तंत्र हो गया। कौन कौन सा एक्सिस होगा यहाँ? एक्स डैश हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? जेड डैश हो जाएगा। और यहाँ ओ से, ओ डैश से इसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको हम एक पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर डैश वेक्टर बोलते हैं। यानी पॉइंट पी को, बिंदु पी को हम कहाँ से भी देख रहे हैं? ओ से भी और ओ डैश से भी देख रहे हैं। यानी एक तो हमारे पास निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस बन गया, और दूसरा हमारे पास क्या बन गया? एस डैश बन गया। बिल्कुल क्लियर है सर। अब साथ में एक बात और सुनना, ये जो ओ डैश है वो यहाँ पर है, और ये ओ है यहाँ है। ओ से जब ओ डैश को देखेंगे तो ये भी कुछ डिस्टेंस या दूरी पर है। ओ से ओ डैश की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको भी हम एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर हम मान लेते हैं आर नॉट वेक्टर। क्या बता रहा है ये आर नॉट वेक्टर? आर नॉट सदिश क्या बता रहा है? ओ डैश के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? आर नॉट है। और इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या है? ओ टू ओ डैश है। इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या है? ओ टू ओ डैश है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है।
अब हम इन दोनों निर्देश तंत्र में, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बनाने वाले हैं, रिलेशन बनाने वाले हैं, संबंध बनाने वाले हैं। कैसे बनाओगे सर? देखो 12th 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और थर्ड वेक्टर जो है ना वो एरो से एरो मिल गया। अगर इसकी वैल्यू ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू बी वेक्टर है, और ये जब एरो से एरो मिल जाता है तो सी वेक्टर हो जाता है। ये सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये हो जाती है अपोजिट या विपरीत दिशा। तो सी वेक्टर किसके इक्वल होता था हमारे पास? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता था। यहाँ भी देखो, इसमें हम इस रूल को बोलते हैं ट्राइंगल रूल बोलते हैं, त्रिभुज नियम बोलते हैं। इसमें लगा के देखो त्रिभुज नियम, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये क्या है? आर नॉट वेक्टर है। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये क्या है? प्लस आर डैश वेक्टर है, इक्वल्स टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? आर वेक्टर हो गया। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी? आर डैश वेक्टर की। आर डैश वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? आर माइनस क्या? आर नॉट। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। क्लियर है? इसे हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। अब यहाँ देखना आप, इसे बोलते हैं स्थिति ट्रांसफॉर्मेशन, स्थिति रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। स्थिति रूपांतरण समीकरण कहते हैं, कॉल्ड पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये ओ यहीं पर ही है, ये यहाँ ओ डैश यहीं पर ही है। अगर आपको आर नॉट की वैल्यू पता हो और आर की वैल्यू पता हो तो आर डैश की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता हुई तो इस निर्देश तंत्र में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले आर डैश की वैल्यू आपने क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली। इसको बोलते हैं स्थिति रूपांतरण समीकरण। और आर में से जब आर नोट घटाते हैं तब आता है हमारे पास क्या? आर डैश आता है। अब आगे सुनना, ये पॉइंट अगर आगे जाता जाएगा तो बताओ आर की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? होगी सर, बिल्कुल होगी। पोजीशन या स्थिति बदलती जाएगी। ये पॉइंट आगे जाता जाएगा तो आर डैश की वैल्यू भी बताओ चेंज होती जाएगी या नहीं हो जाएगी? स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलती जाएगी। स्थिति में जो चेंज होता है, पोजीशन में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष हम इसका क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। और टी के सापेक्ष जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या आएगा? डी आर डैश अपॉन क्या? डी टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट अपॉन क्या? डी टी बन जाएगा। लेकिन एक बात सुनना, ओ हमेशा यही रहेगा, ओ डैश हमेशा यही रहेगा। क्या इनकी पोजीशन या स्थिति चेंज हो रही है? यहाँ नहीं हो रही, फिक्स है। यहाँ पर आर नॉट यहाँ पर क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। अगर बिंदु P या पॉइंट P मूव कर रहा है तो R चेंज होगा और R डैश चेंज होगा। R नोट तो हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो बताओ नियत या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होता है? 0। तो डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। और इसे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी या वेग। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को वेग कहते हैं। पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v डैश किसके इक्वल होगा? v के। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी है, इनवेरिएंट है, निश्चर है।
और ये जो इक्वेशन होती है सेकंड, इसे बोलते हैं वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग रूपांतरण समीकरण मीन्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका क्या मतलब है सर? अगर ये पॉइंट P आगे जाता जाएगा ना, तो आप यहाँ O से देखोगे तो इसकी वेलोसिटी v है। अगर आप O' से इस पॉइंट को देखोगे, इसकी पोजीशन को देखोगे, वो भी चेंज होती जाएगी, तब भी वेग कितना है? v। यानी चाहे पॉइंट P का, बिंदु P का O से चाहे O' से वेलोसिटी देख लो, वेग देख लो, दोनों से देखने पर पॉइंट P की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कैसा आने वाला है? हमारे पास इक्वल आने वाला है, समान आएगा भैया। इसलिए हम बोलते हैं जो वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, इस समीकरण, इस इक्वेशन को वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। ये इनवेरिएंट होता है, निश्चर होता है। ये कैसा होता है? इनवेरिएंट होता है, निश्चर होता है। चलो इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष फिर दोबारे से क्या कर देते हैं? हम अवकलन कर देते हैं। अगर इसका अवकलन करते हैं तो क्या बनेगा? देखो, dv डैश अपॉन dt इक्वल्स टू dv अपॉन क्या? dt। बताना जरा, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि अगर इसका वेलोसिटी या वेग चेंज हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? त्वरण, यानी a डैश इक्वल्स टू dv अपॉन dt क्या होगा? a होगा। इसका मतलब क्या है? जो s फ्रेम में s तंत्र से देखें और s डैश फ्रेम में यानी s तंत्र से पॉइंट P को देखें, तो दोनों ही कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन या त्वरण कैसा आएगा? बराबर ही आएगा। एक्सेलरेशन क्या रहता है? बराबर रहता है। त्वरण क्या रहता है? बराबर रहता है। यानी त्वरण जो होता है वो कैसा होता है? निश्चर होता है, इनवेरिएंट होता है। और ये जो इक्वेशन होती है उसे बोलते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण रूपांतरण समीकरण, यानी कि एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट केस था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, रूपांतरण समीकरण का। किस में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, निर्देश तंत्र में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका नेक्स्ट केस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।